नमस्कार। स्रष्टासँग सृजनाको आवाजको अर्को अङ्कमा फेरि पनि म भूपेन्द्र महत उपस्थित भएको छु। आज अलिकति दुःखद पल जस्तो लागिरहेको छ। नेपाली साहित्य, सङ्गीत र संस्कृतिको धरोहर आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार चेतन कार्कीलाई हामीले गुमाएको छौँ। उहाँको शोक सम्पन्न परिवारलाई हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोनाको कहर एकदमै फैलेको छ। सबै आदरणीय श्रोता दर्शकहरू सुरक्षित रहनुहोला, यो अनुरोध पनि। म आज एउटा आफैले यो कोरोनाको बारेमा लेखेको गजल वाचन गरेर कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्छु। आजभोलि जताततै किन यो कहर छ, सायद यो फेर्ने श्वासमा पनि जहर छ। आजभोलि जताततै किन यो कहर छ, सायद यो फेर्ने श्वासमा पनि जहर छ। कालो बादल मड्यार्यो किन घाममा, कालो बादल मड्यार्यो किन घाममा, विकिरण छ कि हर किरणमा डर छ। मैले यो शेर यही सन्दर्भलाई लिएर वाचन गरेँ। नेपालको रात्रिकालीन र अमेरिकाको यो प्रातःकालीन बसाइमा हामीसँग जोडिनु भएको सम्पूर्ण साहित्यिक मन, साङ्गीतिक मनहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै यो सुन्दर अवसर जुटाइदिने आदरणीय स्रष्टा शीतल कादम्बिनी र सधैँ चाहिँ प्रविधिमा हामीलाई साथ दिनुहुने बिआरटी नेपाल.com का सञ्चालक मित्र शैलेश पोखरेललाई पनि मैले सम्झिन चाहे। आज मसँग उर्दू विधाका सशक्त कवि शायर आजको मेरो पाहुनाको रूपमा निम्ताएको छु। उहाँ उर्दू एकाडेमी नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सुप्रसिद्ध उर्दू भाषाका शायर, अति मिलनसार, मृदभाषी इम्तियाज ओफा साहबलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हार्दिक स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद भूपेन्द्र साहब। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु सर। अलिकति दुःखद एउटा घडी हजुरहरूकै सहयात्री हजुरको यो महफिल काव्य उपासनामा धेरैचोटि आइरहनुहुन्थ्यो चेतन कार्की सर, हामीले गुमाउनु परेको छ। हार्दिक संवेदना। कार्की साहब को अल्लाह तबारक तआला जन्नत में जगह दे और उहाँसँग धेरै सिक्ने पर्ने कुरा बाँकी नै थियो। धेरैचोटि प्रोग्राममा पनि सहभागी भए, साथी भए। आज ऐसा लग रहा है जैसे एक अदबी दुनिया का बड़ा सितारा खो गया है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, इतना दुखद दिन है आज। ये कोरोना धीरे धीरे हम लोगों को निगलता जा रहा है और अदबी दुनिया, साहित्यिक दुनिया का इतना बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई होना मुश्किल है। खैर, हजुर आराम हुनुहुन्छ सपरिवार? यो कोरोनाको बेला यहाँको दैनिकी दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? यहाँको साहित्यिक लेखन, शेर शायरी र व्यावसायिक दुवैलाई कतिको असर गरेको छ? म यहाँबाट कार्यक्रम खताल्ने प्रयास गर्छु। शेर और शायरी तो कस्तो एउटा अनुभव हो, फिल गर्ने अनि लेख्ने। फिल अब जस्तो हालत छ त्यस्तै शायरी पनि हुन्छ। बिल्कुल। त्यो शायरी लेखन प्रक्रिया त रोकिँदैन।
उहुँ, त्यो निरन्तर चलिरहेछ। तर सुख अनुभव भएको बेला चाहिँ त्यस्तै खालको खुसी हुने खालको शायरी हुन्छ। अहिले दुःख छ, पीडा छ, त्यस्तै टाइपको शायरी पनि भइरहेछ। जिंदगी यूं ही गुजर रही है, ऊपर उहुँ, वाले को जो मंजूर जिस हाल में रखे। वही त। आज म यहाँसँग थोरै कुरा धेरै शेर सायरी सुन्नलाई लालायित छु। यहाँका शेरहरू त्यतिकै मन छुने, मनभित्र छिर्ने खालका हुन्छन्। मैले धेरै यहाँको मुसाहरा, महफिलहरूमा गजलहरू सुनेको छु। आज हामी विशेष गजल गजलमय यो कार्यक्रमलाई गजलमय बनाउने कोसिसमा छौँ। सुरुमै मैले एउटा सायरीको लागि यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ सर। आजको शायरी गजलको मतलब अब एक शेर पढ्न चाहन्छु। खास चाहिँ यो अहिलेको हालतसँग एकदम रिलेटेड छ कि उर्दूमा हजुर। छ। उहुँ, जो आफताब हर एक शाम डूब जाता है, आहा, जो आफताब सूर्य जो आफताब हर एक शाम डूब जाता है, उहुँ, फिर अगली सुबह वो किस तरह उगने आता है। आ, जो आफताब हर एक शाम डूब जाता है, फिर अगली सुबह वो किस तरह उगने आता है। न जाने कितने घरों के डूब गए सूरज, न जाने कितने घरों के डूब गए सूरज, वहां से कोई भी क्यों लौट कर ना आता है। वाह, वाह। अहिलेको यो कोरोनाको कहर, यो परिस्थितिलाई एकदमै छुने गरी क्या बात। और देखेंगे गजल का मतलब उहुँ, मुकम्मल गजल ही सुनाने प्रयास प्ली, करते प्लिज कि प्लिज। कई दिनों से मुसलसल उदास बैठा था, उहुँ, कई दिनों से मुसलसल उदास बैठा था, वो मेरा साया था, मेरे ही पास बैठा था। कई दिनों से मुसलसल उदास बैठा था, वो मेरा साया था, मेरे ही पास बैठा था। समझ सका ना मैं अब तक सबब उदासी का, समझ सका ना मैं अब तक उहुँ, सबब उदासी का। वो हारने पे मेरे बदहवास बैठा था, वो हारने पे मेरे बदहवास बैठा था। तमाम ऐब मेरे खुल गए जमाने पर, तमाम ऐब मेरे खुल गए जमाने पर। हुआ था क्या उसे बदहवास बैठा, बचा ही क्या कि उसे दे के कुछ विदा करता, बचा ही क्या कि उसे दे के कुछ विदा करता, जो मुद्दतों से मेरा बन के दास बैठा। वाह, वाह, वाह। वो हसरतों से बहुत घूरता था हर पल को, उहुँ, वो हसरतों से बहुत घूरता था हर पल को। ये वक्त बदलेगा लगा कर अभ्यास, हामी ये वक्त बदलेगा भनेर चाहिँ बसिरहेछौँ, हजुर, हजुर। तर ये एउटा वक्त है कि बदलने का नाम नहीं ले रहा है। एउटा दुईटा शब्दहरू मैले बुझ्न सक्दिनँ, उर्दूमा त्यति दखल छैन। तर जति बुझे एकदम मन छुने थियो। यो अलिकति भाषाको कारणले पनि होला, तर सुरुको स्टार्टिङले त मन एकदम छोएकै हो। एउटा दुईटा शब्दमा चाहिँ म चाहिँ अलमल्ने। अब हजुरलाई बुझ्ने, उर्दू बुझ्नेहरूको लागि त यो निकै सशक्त गजल हो, थाहा छ मलाई। एक बार यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, म सलाम गर्न चाहन्छु। शुक्रिया। हजुरको यो लेखन कार्य, यो प्रभाव कसरी यो शेर सायरीतिर लाग्नुभयो? के कुराले
हजुरलाई यो लेख्नलाई प्रभावित गर्यो? कसरी प्रवेश गर्नुभयो मान्छेलाई? हजुरलाई वफा साहबलाई शायर कसरी बन्नलाई मद्दत पुर्यायो मेरो आशय? साहित्यिक यात्राको तुलना आफू भित्रको शायर चिन्न चाहिँ धेरै समय लाग्यो मलाई। म पनि शायर नै हो यो कुरो जान्नलाई बुझ्नलाई बहुत समय लाग्यो अनि ढिलो पनि भयो जान्न। फेरि त्यो आफै चिन्न सकिनँ कि म आफूलाई म शायर हो भनेर। किन म एसएलसी दिने बेलामा ठ्याक्कै त्यतिखेर नजमहरू लेख्थेँ कि शायरी मन पर्थ्यो त्यतिखेर। अनि केही उल्टापाल्टा लेख्ने पनि प्रयास गर्थेँ त्यतिखेर। तर म शायर हो जस्तो फिल पनि हुँदैन थियो। त्यो रमाइलो गर्नलाई अथवा मनभित्रको कुराहरू चाहिँ लेख्न कोसिस गर्थेँ। त्यतिखेरको डायरीहरू पनि अहिले छ। तर ठमेलमा, काठमाडौँको ठमेलमा रेस्टुरेन्ट थियो कि हाम्रो। अनि ठमेलमा छेउमा एक दुईजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो कि उहाँसँग जहिले पनि म शायरी सुनाउने गर्थेँ कि ठ्याक्कै आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि शायरी सुनाउने गर्थेँ कहिलेकाहीँ। अनि उहाँहरू चाहिँ खुब वाह गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर। हजुर। एक दिन त्यो उहाँको नाम चाहिँ मुजफ्फर साहब हुनुहुन्छ। उहाँको गार्मेन्ट्ससँग रिलेटेड काम थियो। उहाँको एकजना साथी आउनुभयो इन्डियाबाट। अनि साथीको नाम चाहिँ एस कमर साहब हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ शायर। अनि उहाँ चाहिँ एस कमर साहबलाई लिएर हाम्रो रेस्टुरेन्टतिर आउनुभयो। अनि एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ त क्या मिठो शायरी लेख्नुहुन्छ। अनि उहाँ आइसकेपछि भेटघाट भयो, एकछिन कुराकानी भयो मेरो होइन। कुराकानी हुँदै जाँदा चाहिँ एक दुईवटा शायरी मैले पनि सुनाएँ 20 वर्ष अगाडि कुरो है। अनि सुनाउँदै जाँदा चाहिँ उहाँ तपाईँ त क्या मिठो शायरी गर्नुहुन्छ, ऊ खतरा लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरो भन्नुभयो उहाँ। हजुर। अनि खोइ तपाईँको डायरी कहाँ छ, लेखेर राख्नुहुन्छ? म त डायरीमा लेख्ने गरे छैन, घरमा होला थोरै, तर कहिलेकाहीँ यतिकै लेख्ने गरेको छु। ओ नहीं साहब, आप तो बड़े शायर हैं, आपको शायरी नोट करना चाहिए और फिर आपको तो प्रोग्राम में जाना चाहिए भन्ने चाहिँ उहाँले प्रेरित गर्नुभयो। नहीं आप बहुत अच्छा लेख्दै हैं। तर त्यतिखेर त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम हौसला भयो कि वाकई मेरी शायरी लोग पसंद कर सकते हैं और लोगों को अच्छा लग सकता है मेरी शायरी। तो मुझे एक जोश मिला, एक जुनून मिला कि ये जो मैं लिखता हूँ क्यों ना दुनिया वालों तक लेके जाऊं, लोगों तक लेके जाऊं। लोग पसंद करेंगे तो अच्छी बात है, वरना दिल की भड़ास है वो तो निकलना ही है। बहुत त्यहाँबाट चाहिँ प्रोग्रामको सुरुवात भयो। त्यहाँबाट चाहिँ प्रोग्राममा जान थाले। अहिलेसम्म त्यो यात्रा चलिरहेको छ। एकदम खुसी लाग्यो सर जानेर। एउटा हजुरको पृष्ठभूमि मैले खोतल्न खोजेको थिएँ, कसरी शायर बन्न उत्प्रेरणा केले दियो भन्ने कुरा। हजुरलाई शायर कसरी बन्ने चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ त्यसमा छुटेछ। शायर कसरी, शायरलाई चाहिँ कसरी चिने, आफू भित्रको शायरलाई, त्यो कुरो त्यो भयो। अर्को कुरो चाहिँ म कसरी शायर बने, त्यसको जवाब के छ भने शायर चाहेर बनेर बन्दैन। मेरो सोचाइमा शायर त जन्मिन्छ, जन्मिने हो कि शायर त्यो बनेर। देयर इज नो एकेडमी, देयर इज नो इंस्टीट्यूशन जो आपको पकड़ ले या फिर आपको एडमिशन कर ले और लेके जाए कहीं 2 महीने 4 महीने 2 साल 4 साल तपाईँ एउटा कोर्स गर्नुहोस् अनि त्यसपछि शायद तपाईँ शायर हुनुहुन्छ भन्ने त्यस्तो कुनै देयर इज नो इंस्टीट्यूशन, नो वन। आपको ये एक सोच का नाम है, एक सोच है। ये सोच आप जन्म से आपको मिल सकता है या फिर कभी आपके अंदर जो है, ये फर्स्ट आप खुद से नहीं डाल सकते ये चीजें, ये खुद आपके अंदर डेवलप हो जाती है। सपोज ये एक बीमारी की तरह है, एक शौक की तरह है जो आपके अंदर डेवलप हो गया और आप उसके पीछे निरंतर लगे हैं, उसके पीछे दीवानगी। शायरी को लगी थी दीवानगी चाहिए। एकदम सही फरमाया भन्नुभयो हैन। एकदम बहुत ठाउँमा चाहिँ मैले के सुनेको छु, एउटा हासा भयो, प्रेम यताउता, त्यसरी चाहिँ शायरी गर्न थाले।
नो नो नो, हाँ। शायरी तो एक सोच का नाम है। वो कौन आदमी होगा जो पूरे दुनिया के दर्द को अपने अंदर समेटने की कोशिश करेगा? हाँ, वो शायर ही है, वो कवि ही है। जहां तक नजर नहीं पहुंचती वहां तक सोच ले जाने की कोशिश करता है, वो शायर ही है। एक छोटी बहुत सी खूब। छोटी बातों में खुशी होना, मुझे लगता है कि ये तो सब साइकिक सिम्टम्स है। छोटी छोटी बातों में नाराज होना, छोटी छोटी बातों में खुश होना, ये तो शायरों की फितरत है। अ, शायर बनेको होइन, म जन्मेको जस्तो लाग्छ। एकदम गड गिफ्टेड। सायद यो स्रष्टाहरू भनेको जन्मजातै जन्मिँदै केही त्यो खुबीहरू लिएर आएको हुन्छन्। अलिकति म यहाँलाई मन पराउने शुभचिन्तकहरूको कमेन्ट एकचोटि पढ्छु। हाम्रो विजय देव अधिकारी कोलवाडामा हुनुहुन्छ, वेलकम टु आवर ब्युटिफुल सो भनेर लेख्नु भएको छ। राजु थ्याङ्क यू सिटौला सो मच। हुनुहुन्छ, साहित्य अनुरागी अनि शासक कोलवाडो च्याप्टरको अहिले प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँले पनि नमस्कार सायरज्यू भन्नुभएको छ। चित्र कोइराला हाम्रो गजलकार साहित्यकार हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नि वफा साहबको गजल सुन्न आतुर छु भन्नुभएको छ। हाम्रो धन्यवाद गायक धन्यवाद। सञ्चार कपिल कस्वाल, नमस्कार सायरजी। हाम्रो मनेन्दर अभागी जो हजुरसँग साथी पनि हुनुहुन्छ, गजल लेख्नुहुन्छ, हाँ। सामाजिक अभियन्ता, हम्म। नमस्कार आदाब वफा साहब, नमस्कार आदाब वफा साहब भन्नुभएको छ। हाम्रो नेपाली चेली गीतकार कवि राखी 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 गौतम, आहा कति मिठो गजल, नमस्कार भन्नुभएको छ। र यहाँको गजललाई वाह वाह मार्मिक भनेर राजु सिटौलाले भन्नुभएको छ। मानन्दर अभागी सरले भन्नुभएको छ। धेरै कमेन्टहरू आएको छ। बहुत मार्मिक गजल, हाई दिलको छोलिया भनेर चित्र कोइरालाले भन्नुभएको छ। सुन्दर कुमार साक्यले सुपर भन्नुभएको छ। वारे क्या बात वाह भन्नुभएको छ मानन्दर अभागीले। यो गजलप्रतिको टिप्पणी थियो। विजयदेवहरू अधिकारी इन्सल्लाह बहुत खुब भन्नुभएको छ। डाक्टर साक्विद हर्सोनी हारून, हारूनी, हारुवा साकिब हारूनी, हारूनी। हारुनी, सरी मैले पढ्न जानेन। जिन्दाबाद भाइ भन्नुभएको छ यहाँलाई। हिरा परियार अति राम्रो हजुर, अति मिठो भन्नुभएको छ। सबसे बडी बात हौसला है वफा साहब भनेर मानन्द भागीले भन्नुभएको छ। कति मिठो बोली पनि यहाँको बोली भन्नुभएको छ। अर्को हो कवि हाम्रो लक्ष्मी थापाले नमन साहित्य सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई भन्नुभएको छ। मैले अलिकति यो कमेन्ट फेरि मेटिहाल्छ, हजुरलाई सुन्नेहरूको पनि मैले समावेश गरिहालेँ। अब यहाँको आज अर्को गजल, अर्को सायरीको लागि मैले फेरि अनुरोध गरेँ। आज म धेरै सुन्न कोसिस गर्छु यहाँलाई। एउटा अनुरोध पनि गरेँ, अलिकति त्यस्तो शब्द छ भने त्यसको अर्थ पनि लगाइदिनु भयो भने अझ धेरैले बुझ्ने थिए। यो मेरो म अनुरोध एकदमै पनि। एकदमै सरल भाषामा लेखिएको शायरी चाहिँ सुनाउने प्रयास गर्छु। कहाँसम्म मलाई याद छ त्यो चाहिँ सुनाउनु। एउटा चाहिँ बहुत फेमस भएको, अस्ति जनकपुरमा नेपाल लिटरेचर फेस्टिभल हुँदाखेरि मैले त्यहाँ पढेको थिएँ, एकदम खुब भाइरल भयो अनि गजल खुसी पनि कहूँगा लाग्यो। जरा ठहरो के शाम होने दो। हाय हाय हाय, त्यो चाहिँ होइन, फेरि त्यो पनि सुनाउँछु म। गजल कहूँगा जरा ठहरो के शाम होने दो, कि गजल पिलानी कहूँगा जरा ठहरो के शाम होने दो, पिलाने पीने का भी एहतमाम होने दो। कि गजल कहूँगा जरा ठहरो के शाम होने दो, पिलाने पीने का भी एहतमाम होने दो, नहीं हटाओ ये आंखें शराब की जैसी, नजर नजर में ही दो चार जाम होने दो। आहा, क्या बात है। नजर नजर में ही दो चार जाम होने दो। अनि त्यो चाहिँ मैले भन्न लागेको थिएँ नि, त्यो जनकपुरको प्रोग्रामको भर्खरै म जिकिर गर्दै थिएँ। लिटरेचर फेस्टिभलको। हजुर। चल कहीं दूर फिर से चलते हैं, चल कहीं दूर फिर से चलते हैं, गम के कपड़े कहीं बदलते हैं। चल कहीं दूर फिर से चलते हैं, गम के कपड़े कहीं बदलते हैं, इन इमारत के ऊंचे जंगल में कितने जहरीले सांप पलते हैं। चल कहीं दूर फिर से चलते हैं।
चल के हिंद यसको बोल त कैसे चल रहे। यसको लागि मसँग यो तारिफ गर्नको लागि अल्फाज योसँग तारिफ छुट्टै गर्नको लागि तारिफ होइन, तपाईँको मार्फत तपाईँको पनि ठ्याक्कै यस्तै एउटा मुक्त अथवा गजलका एक टुकड़ा है जो तपाईँले पनि इसी कॉन्सेप्ट में तो आपने भी लिखने की कोशिश की। म चाहिँ तपाईँकोबाट त्यो चाहिँ सुन्न चाहे कि म रिक्वेस्ट गर्न चाहे। मैले एउटा गजल लेखेको थिएँ, अब थाहा छैन कस्तो न्याय गरेन। कहाँ पाइन्छ सास फेर्न आकाश कहाँ पाइन्छ सास फेर्न आकाश मिचिएको सहरमा नभेटिन्छन् मान्छेहरू भिडले थिचिएको सहरमा। आशा यस्तै होला। वाह वाह, थ्याङ्क यू यो अनुरोधको लागि। अब यहाँको गजलले त फिरा नै बनाएको छ। नेपाली, हिन्दी, पाकिस्तान जस्तो गजल मुसायरा कवि सम्मेलनहरूमा यहाँ निकै सक्रिय रूपमा लागि परेको म देख्छु, भाग लिएको देख्छु र यहाँको गजलले धेरै वाहवाही पाएको पनि मैले सुनेको छु। युट्युबमा थुप्रै यहाँको गजल वाचनहरू, यहाँको शेर शायरीहरू सुन्न पाइन्छ। नेपालमा पनि त्यत्तिकै धेरै कार्यक्रमहरूमा यहाँलाई देख्न पाउँछौँ, यहाँको गजलहरू सुन्न पाइन्छ। यो मलाई एउटा जान्न के मन लाग्यो भने नेपालको दर्शक श्रोताहरू र जुन उर्दू हिन्दी दर्शक श्रोताहरूको गजल स्वर त्यो शेर शायरी बुझ्ने क्षमता अथवा त्यो माहौल कस्तो भेट्नुहुन्छ? के फरक हुन्छ कि उस्तै छ कि के छ साहब? यो ठ्याक्कै इसको जवाब उर्दू में दूं मैं आपको? श्योर। देखिए, ये जो गजल है ये चाहे जिस जुबान में जिस भाषा में हो, ये दिल से निकली हुई आवाज है और दिल तक पहुंचती है और ये असर करती है। मैं समझता हूं कि नेपाल में अभी तक जितने भी प्रोग्राम में गया हूं और जितने भी उर्दू हिंदी समझने वाले लोग हैं उनकी तरफ से तारीफ ही मिले हैं और उनके दिल को छुआ है। और जो मैं समझता हूं कि यहाँ पे क्वालिटी के जो श्रोता हैं, भले ही बहुत ज्यादा नहीं है, हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान की तरह बड़े बड़े मुशायरे हजारों लोग नहीं आते, कम लोग होते हैं, लेकिन वो क्वालिटी के श्रोता होते हैं। वो शायरी को पसंद करते हैं और पसंद नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि इतना सराहते हैं और मतलब दिल से सुनते हैं, समझ रहे होते हैं। और मैं देख रहा हूं कि नेपाली में भी इतनी अच्छी अच्छी शायरी हो रही है। नेपाली, मैं तो खुद आपका भी भूपेंद्र साहब आपका भी बड़ा मानता हूँ, आपका बड़ा फैन हूँ। अभी देखें चेतन कारगी साहब, हमारे चाचा, हम उनसे प्यार से चाचा कहते थे, उनकी किताब का रस्म इजरा था, किताब की तकरीबे रूनुमाई कहते हैं हम लोग, इनॉग्रेशन में पहुंचा था, दिल जिगर के टुकड़े। अब देखें उर्दू में उन्होंने जो है दिल जिगर के टुकड़े निकाल के रख दिए। अब देखें उनकी शायरी उर्दू में कितनी खास थी। मैं देखता हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सनत कुमार बस्ती साहब, हमारे बड़े भैया हैं, उनसे भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये लोग अदब की दुनिया में बहुत ऊंचा मुकाम रखते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर कृष्ण जंग राणा साहब को, अब देखें तो उर्दू में इनकी शायरी है, हिंदी में इनकी शायरी है, नेपाली में इनकी शायरी है। और इसी तरह से जाने कितने मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उर्दू में, अगर से नाम लूं उर्दू में अच्छे अच्छे शोरा का, तो शहर महमूद, साकिब हारूनी, जमशेद साहब, इजहार साहब, कलीम अंजुम साहब का नाम मैं लूंगा। तो इन लोगों की बदौलत जो है उर्दू शायरी और नेपाली के साथ मिलके आगे बढ़ रही। नेपाली शायरी, उर्दू शायरी, हम देखें तो एक मंच से हम लोगों का प्रोग्राम होता है, उर्दू हिंदी नेपाली का, और लोग दिल से सुनते हैं, बहुत सराहते हैं, और ऐसा लगता है कि लोग हमारे चाहने वाले हैं, हम उनके चाहने वाले हैं, और ये जो अदबी सफर है, साहित्यिक सफर, ये चल रहा है। महफिल काव्य उपासना त्यो कार्यक्रममा एकचोटि यहाँसम्म म पनि संयोगवश आउन
भेट्न पाएको त्यो र यहाँको गजल वाचन त्यो माहौल अहिले यो कुराले सम्झायो। हर साल यहाँ प्रोग्राम होता है, हर महीने प्रोग्राम होता है। जब से ये कोविड की वजह से सिलसिला थोड़ा थम सा गया है, वरना आप देखें कि नेपाली में शायरी करती हुई है एक शायरा है जिनको आप जानते हैं, शीतल कादम्बिनी साहिबा। हाँ, उनका उनका शायद। कोई जोड़ नहीं है नेपाली में शायरी में, लेकिन आप देखें जब वो हिंदी में शायरी करती है तो फिर हिंदुस्तान का उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी उनकी शायरी को लोग पसंद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मोहब्बत की जुबान है, ये दिलों को जोड़ने का काम करती है। ये आवाज जहां तक पहुंचती है, ये आवाज लोग उसको पसंद करते हैं, लोग सराहते हैं, लोग मोहब्बत ही देते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। वाह, क्या खूब, सही सही फरमाया। यसको लागि म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मजा आइरहेछ कुरा गर्दाखेरि। आज म यहाँलाई नै भेटेर अगाडि के भन्छ, अगाडि नै भेटे जस्तो एउटा आनन्द, पोजिटिभ भाइब फिल भइरहेछ यहाँसँग कुरा गर्दाखेरि। निकै खुसी भइरहेछु। धेरै दर्शक श्रोताहरूले यहाँको गजलहरू सुनिरहनु भएको छ। हाम्रो धनु पौडेलले पनि नमस्कार, क्या खुब भन्नुभएको छ। सुमी सिंह गीतकार हाम्रो, उहाँले पनि गजल सुन्नलाई अलिकति ढिलाइ भन्नुभएको छ। खालिद अरमानले वाह वाह क्या बात है जनाब भन्नुभएको छ। मानन्दर अभागी सरले एउटा तरुणममा पनि गजल सुन्नलाई मन गर्नु भएको छ। कञ्चन झाले वाह बहुत अच्छा भन्नुभएको छ। धेरै धेरै देवकी अभिलाषी क्या बात सायरजी भन्नुभएको छ। क्या बात, क्या कहने क्या कहने भन्नुभएको छ हाम्रो मानन्दरजीले। कामी जस्मिलले वाह वाह बहुत खुब भन्नुभएको छ। विजय देव अधिकारी इन्सल्लाह बहुत खुब। लक्ष्मी थापा वाह क्या बात। कति मिठा शब्दहरूमा धन पौडेलको भनाइ। शीतल कादम्बिनी हाम्रो संस्थाज्यू आइपुग्नु भएको छ। बहुत खुब मोहतरम भन्नुभएको छ। शरद शर्मा दाई नमस्ते भन्नुभएको छ। शीतल कादम्बनीले मासल्लाह भन्नुभएको छ। गैले ज्योति प्लिज दिज्यो भन्नुभएको छ भने वाह वाह बहुत सुंदर कमेंट। नमस्कार सर, मैं आपका एक बड़ा फैन हूँ, आपका शब्द से हमें बहुत प्यार है भनेर असीम सागर कविजीले भन्नुभएको छ। मीर साज अहमदले मासल्लाह बदर भन्नुभएको छ। यो यहाँलाई सुन्ने दर्शक शुभचिन्तकको मैले कमेन्ट पनि साथसाथै लिएर गएँ। फेरि अर्को एउटा सकिन्छ भने तरुणमा एउटा गजलको फरमाइस गर्नुभएको छ हाम्रो मानन्दर अभागी गजलकारज्यूले। मानंदर अभागी साहब को तो सौभाग्यशाली कहता हूँ मैं। उहाँको फरमाइस लाई चाहिँ पुरै गर्नुपर्छ भने अब कस्तो भइरहेछ। मेरो आवाज अलि हेभी छ के, एकदमै तरन्नुममा त्यति राम्रो त आउँदैन, तर एक दुई लाइन चाहिँ म गुनगुनाउन चाहे। हजुर। किनकि मानन्दर अभागी साहब, सौभाग्यशाली साहब ठ्याक्कै हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर सनत कुमार अवस्थी साहब भन्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ अभागी नभन्नु, सौभाग्यशाली हुनुहुन्छ। अनि मलाई त्यो कुरो चाहिँ एकदम सत्य हो जस्तो लाग्छ। मैले यो उहाँसँग मानन्दर सौभाग्यशाली साहब, हजुरको लागि तरन्नुममा चाहिँ दुई लाइन चाहिँ गुनगुनाउन चाहे। बात क्या थी अगर पता करते, 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 बात क्या थी अगर पता करते,
तुम मेरे हक में फिर दुआ करते, तुम मेरे हक में फिर दुआ करते। बात बेगैरती की थी वरना, बात बेगैरती की थी वरना, हम भी यारों से मशवरा करते, हम भी यारों से मशवरा करते। मैंने अच्छा नहीं किया है अगर, 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 इस जगह होते तुम तो क्या करते, इस जगह होते तुम तो क्या करते, तुम मेरे हक में फिर दुआ करते। बहुत बहुत शुक्रिया हजूर। बहुत बहुत शुक्रिया। एकदमै यहाँको यो गायन, गजल गायन पनि त्यत्तिकै मिठो लाग्यो, त्यत्तिकै मिठो छ। हुन त बहुत धन्यवाद। यहाँको गजल वाचन, त्यस कला, त्यो पनि एउटा एकदमै सशक्त छ। तुम कहाँ चले आए बारिशों में, बारिशों के मौसम में। यो गजल एकचोटि सुन्न मैले अनुरोध गर्न सक्छु। मलाई खुब मन परेको गजल यो पनि हो। तुम कहाँ चले आए बारिश के मौसम में। ये गजल, यो गजल चाहिँ एकदमै यो पनि मशहुर भएको गजल हो। तर धेरै मलाई याद छैन, कहाँ मलाई दुई चार टुक्रा मात्रै याद छ, म त्यो सुनाउन चाहन्छु। तुम कहाँ चले आए बारिशों के मौसम में, तुम कहाँ चले आए बारिशों के मौसम में, आग फिर न लग जाए बारिशों के मौसम। वाह 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 वाह। कि आग फिर न लग, तुम कहाँ चले आए बारिशों के मौसम में, आग फिर न लग जाए बारिशों के मौसम में, और भीग कर बदन तेरा पैरहन से झाके। पैरहन कपड़े को कहते हैं गोविंद हाँ साहब, कि भीग हाँ। कर बदन तेरा पैरहन से झाके है, अब किधर नजर जाए बारिशों के मौसम। मौसम में, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। एकदमै हाम्रो चित्रकार कवि जीवित खड्का मगर आदरणीय सर्जकज्यू र प्रस्तोता भुपेन सरलाई नमस्कार, म भर्खर आएँ, सुन्दैछु भन्नुभएको छ। मीर साहज अमरले वालेकुम ब्रदर्स भन्नुभएको छ। जो आफ्ताब हरेक शाम डुब जाना जाता है, वाह शीतल कादम्बिनी ज्यूको कमेन्ट भयो। कञ्चन झा बहुत वाह बहुत खुब, आवाज नै आएन भन्नुभएको छ। माया मिठो न्यौपाने पत्रकार कवि, राम्रो कवि हो, कवित्र हुनुहुन्छ, उहाँकोमा केही समस्या भयो होला। बहुत सुन्दर, वाह 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 बहुत खुब, वफा साहब भनेर मानन्दर सरले भन्नुभएको छ, सौभाग्यशाली सरले भन्नुभएको छ। त्यसपछि सुन्दर हुनुपर्छ ग्रुपमा छ्याब्रुको लागि जीवित खड्का मगरजी हो। तारा अधिकारीले पनि वाह वाह भनेर सुन्नु भएको छ, हाम्रो कवयत्री अनि शासक कोलोराडोको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ उहाँ। दिल बाग बाग हो गया है जान एबाउट भनेर हाम्रो विजयदेव अधिकारीले भन्नुभएको छ। बहुत मजा आ रहा है उपस्थित आप सभी का नमस्कार भनेर असीम सागरले भन्नुभएको छ। मीर साहज अमरले लभ यु ब्रदर असम हजुर भन्नुभएको छ। यो साथसाथै अलिकति हजुरलाई ऊर्जा पनि होस् भनेर मैले कमेन्ट पनि पढ्दैछु।
एउटा कुरा जान्न मन लाग्छ सर, हजुरको यो सकत हलाल रेस्टुरेन्ट खानाको स्वाद दिन्छ, यहाँले लेखेको गजलले मनको स्वाद दिन्छ, होइन त? हजुरको रेस्टुरेन्टले खानाको स्वाद दिन्छ, यहाँको शेर शायरीले मनको स्वाद दिन्छ। कुन स्वादमा चाहिँ नि बढी आनन्द आउँछ साहब? खानाको स्वाद र मनको स्वाद यहाँको व्यवसायसँग पनि जोडिएमा। शायर भनेको के लाग्छ है भूपेन्द्र सर, सफल व्यापारी हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ। एकदम बहुत गाह्रो छ। एउटा पूर्ण रूपमा जो शायरी गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ सफल व्यापारी चाहिँ हुन सक्दैन। व्यापारी त म राम्रो बन्न सकेको छैन, बट आई एम अ भेरी गुड कुक, भेरी गुड सेफ। सेफ चाहिँ बन्न सक्दैन, भेरी गुड कुक। खाना बनाउन खुवाउन पस्किन त्यस चाहिँ मेरो शौक हो। अनि जतिखेर मान्छेहरूलाई खाएको देख्छु नि आफू पकाएको खाना मिठो मानेर एकदम आनन्द हुन्छ कि, मन बाग बाग हुन्छ, दिल खुसी हुन्छ कि। ठ्याक्कै शायरी सुनाए जस्तै कि, शायरी सुनाएपछि उताबाट वाह हुन्छ नि। तारिफ सुन्न चाहिँ को भोक छ कि, तारिफ सुन्न चाहिँ मन लाग्छ। त्यसको चाहिँ भुका छु भनौँ न। खाना बनाएर दियो भने मान्छे खान्छन्, तारिफ आउँछ, खुसी भएर खान्छन्, मलाई चाहिँ एकदम खुसी हुन्छु। अनि शायरी सुनाउँदाखेरि पनि तारिफ आउँछ, तारिफको चाहिँ एकदम भुका छु म। हजुरको गजल, हजुरको शेर शायरी त्यो तारिफ योग्य नै छ। मैले भने धेरै मैले यहाँको गजलहरू सुनेको छु, मनभित्रै अड्किन्छ। कति गजल त मैले अलिअलि आग खुद में ही न आग खुद में ही नशे मन में लगते, क्या हो फिर धुएं को भी जमाने से छुपाते। क्यों हो आग खुद ही नशे मन में लगाते, फिर धुएं को भी जमाने से छुपाते क्यों हो। वक्त जैसा भी हो आता है गुजर जाता है। आग खुद ही नशेमन तो समझ रहे होंगे आप समझ नशेमन के आग खुद ही नशेमन में लगाते क्यों हो, फिर धुएं को भी जमाने से छुपाते क्यों हो। वक्त जैसा भी हो आता है गुजर जाता है, शोर हर बात पे तुम इतना मचाते क्यों हो। क्या बात है। मैले सुनेर थिएँ अलिकति उर्दू त्यति और उम्मीद करता हूँ कि ये जो बुरा वक्त है ये भी आया है तो इसका भी गुजर जाना है। सही है, तो बहुत ज्यादा परेशान ना हो, इस हालात से डट कर मुकाबला कीजिए। ये वक्त आया है, गुजरने के लिए आया है, ये गुजर जाएगा। एउटा फेरि मलाई गजल सुन्न मन लाग्यो यहाँको, मैं कुछ भी सोचूं फिर तेरी याद आती है, आई जाती, क्या आई जाती है। यो गजल त मलाई पनि अति नै एकदमै भित्री मनबाट निस्केको गजल हो के यो। अनि ठ्याक्कै धेरै दिन भयो यो लेखेको। एकदमै यो नै सुनौ सुनौ लाग्छ। यस्तो छ, तुम्हारी याद में हर रात बीत जाती है। तुम्हारी याद में हर रात भीग जाती है, फिर उसमें सुबह की पहली किरण नहाती है। किसी के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ, किसी के बारे में मैं कैसे सोच सकता हूँ, मैं कुछ भी सोचूं तेरी याद आ ही जाती। मैं कुछ भी सोचूं, मैं कुछ भी सोचूं तेरी याद आ ही जाती है। सुकून पाने को अब गोलियां निगलता हूं, सुकून पाने को अब गोलियां निगलता हूं। मैं क्या बताऊं मुझे नींद कैसे आती है, मैं क्या बताऊं मुझे नींद कैसे आती है। सुकून पाने को अब गोलियां निगलता हूं, मैं क्या बताऊं मुझे नींद कैसे आती है। और मैं सोचकर तुम्हें पागल सा होने लगता हूं।
मैं सोचकर तुम्हें पागल सा होने लगता हूँ। तुम्हें भी ऐसे ही क्या मेरी याद आती? बहुत खूब। एकदमै यो मनमा मनमा पसेको गजल हो। अ, एकदमै मिठो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै शुक्रिया, धेरै धेरै धन्यवाद। आज यहाँको गजल सुनेर दिल बाग बाग भइरहेको छ। बोल्न भन्दा पनि गजल सुन्नलाई नै मन लागिरहेको छ। र सँगसँगै तपाईँलाई सुनिरहने गजल यो यो कमेन्ट पनि पढेर सुनाउन मन लागिरहेछ। यहाँलाई हेर्दैछु भनेर हाम्रो सुरेश वाग्ले गजलकार हाम्रो अमेरिकामै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि राम्रो गजलकार हो। हेर्दैछु गजब गजलहरू भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले पनि। आप धन्यवाद। अच्छे कुक है पता नहीं था भनेर कञ्चन भन्नुभयो। डाक्टर यिनी र अरूको कुराकानी पनि भइरहेछ। फारुक फैजी उहाँले पनि उर्दूमा लेख्नु भएको छ, मैले बुझेन। How beautiful to use Urdu word in Nepali language to make it beautiful and awesome. Can you explain a little bit on it? भनेर विजय देव अधिकारीको प्रश्न छ। How difficult to use Urdu word in Nepali language to make it beautiful and awesome? Can you explain a little bit on it? भनेर हाम्रो विजय देव अधिकारीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ भने यहाँको गजललाई लक्ष्मी थापा मानन्दर भाग्य सौभाग्यशालीले वाह रे वाह भन्नुभएको छ। मैले नि सौभाग्यशाली भन्न थालेँ, मलाई अभागी भन्छ। धन्यवाद। उर्दू वर्डलाई नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा सुन्दर र राम्रो ढङ्गले प्रस्तुत गर्नलाई कतिको गाह्रो छ। क्यान यु एक्सप्लेन लिटल बिट भनेर विजयदेव अधिकारीको एउटा यो जिज्ञासा सवाल पनि छ। नेपाली भाषामा उर्दूको प्रयोग गर्नलाई कतिको सहज अथवा कठिनाई के हुन्छ? उर्दू भाषामा अहिले जति पनि शायरी भइरहेछ त्यो त एकदमै सरल भाषामा पनि भइरहेछ, बोलचालकै भाषामा भइरहेछ। अब नबुझ्ने शब्दहरूलाई चाहिँ गुगल गर्न सकिन्छ, अथवा उर्दू टु नेपाली डिक्सनरी ट्रान्सलेट पनि गर्न सकिन्छ अनलाइन। त्यसरी चाहिँ बुझ्न सजिलो हुन्छ। केही शब्दहरू नबुझेको शब्दहरूलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर बुझ्न सकिन्छ, त्यसरी सजिलो होला। अब एउटा मलाई हजुरको फेरि यो पारिवारिक पृष्ठभूमि जान्न मन लाग्यो। हजुरको छोरा आयज खान हैन, मैले क्लास 1 मा पढ्दाखेरि गायन विधामा उनले पनि अवार्ड पाएको भेटेको छु। यो तपाईको यो घराना अलिकति तपाईको यो परिवारमा शेर शायरी यो गायकी यसमा लाग्ने अन्य हजुरको परिवारमा अन्य सदस्यहरू पनि त्यसमा छन् कि तपाईको छोरा त अब गायन विधा समातेको छ, सानो बेलामा हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्ने जस्तो त्यो देखिएको छ हैन? के छ हजुरलाई परिवारमा कतिको यो लेखनको लागि कतिको के सराहया जाता है भन्छन्, त्यो कतिको इन्स्पिरेसन हुन्छ परिवारबाट चाहिँ कतिको? अनि यहाँको शेर शायरी घरमा यहाँको म्याडमले सुन्नुहुन्छ कि हुँदैन? के छ सर, अलिकति पारिवारिक वातावरण पनि जान्न खोजेँ मैले वफा साहबको। फ्यामिलीमा सबैजना शायरी मन पराउँछ, मन पराउन त सबैजना मन पराउँछ फ्यामिलीमा शायरी। मिसेस पनि शायरीलाई मन पराउनुहुन्छ, तर शायरी गर्नुहुन्न मिसेस। फेरि मिसेसको एउटा सोचाइ के छ भने शायर नभइदिए भए अझ झन् राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ। शायर नभइदिएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ, किनकि
अकेले में बडबडाते भन्छ कि बडबडाने भने एक्लैमा के बोलिरहेको बुझ्छ हुन्छ भन्ने बुझ्छ। चाहिँ कम्प्लेन आउँछ। अनि घन्टौँ एक्लै बसेर के सोच्दै हुनुहुन्छ अनि पछि कहिले 1 घन्टा 2 घन्टादेखि बसेर लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। कति लेख्नुहुन्छ? जम्मा 2 लाइन। अनि यति बेर सोचेर जम्मा 2 लाइन 1 लाइन लेख्नुभयो। त्यो पनि अब यो हो। जम्मा 2 लाइन लेख्नुभयो, दिनभरि बसिराख्नु भएको थियो अनि जम्मा 1 लाइन लेख्नुभयो। त्यसरी चाहिँ कम्प्लेन आउँछ। तर बच्चाहरूमा चाहिँ के देख्छु म, छोरा छोरी पनि, माई डटर इज 13 years old। अझ 2जना छोरा छ, 1जना छोरा 11 years। कान्छो अयाजको नाम लिनुभयो तपाईँ। कान्छो चाहिँ 9 years old। कान्छोमा चाहिँ अलिकति छ जस्तो लाग्छ कि ऊ चाहिँ गायकीतिर जान्छ जस्तो लाग्छ, स्लोली स्लोली। अब हेरौँ बिस्तारै के हुन्छ। तर म चाहिँ सायर बनाउनेतिर त सक्दैन, कोही पनि चाहेर पनि कसैलाई सायर बनाउन सक्दैन। सायर आफै जन्मिने हो, पछि चाहिँ बिस्तारै चिन्नुपर्छ भित्र सायर छ छैन। एकदम सही। भोलि एक दिन तपाईँले लेखेको सायरी तपाईँको छोराको आवाजमा सुन्न पाइयो। यो गायकीकै कुरा आयो। सत्य स्वरूपले सङ्गीत गरेको एउटा गजल 2016 सालतिर तपाईँको रेकर्ड भएको मलाई हेक्का छ। त्यो गजल त्यो पनि एकचोटि राज सागरजीको नाम लिनुभयो तपाईँ। राज सागरले पनि तपाईँको गजल गुनगुनाएको मैले त्यो महफिल काव्य उपसानामा देखेको छु। यहाँको रेकर्डेड गजलहरूको बारेमा अलिकति केही जानकारी दर्शक श्रोताहरूलाई। रेकर्ड चाहिँ गजल भएको छ, थोरै रिलिज चाहिँ भएको छैन। स्टिल 2 years जति भयो। रिलिज गर्ने प्लानमा थिए, यो कोभिडले गर्दा चाहिँ गजलहरू रिलिज भएको छैन, गर्न पाएको छैन। अझ शेखर सुमन मानन्दरज्यूले पनि एउटा गजल गाउनु भएको छ। हजुर। शाम से ही दिल तड़प रहा है, रात बची है बस थोड़ी, सुबह न जाने कैसे होगी, रात हुई ना अगर पूरी। तो अनि राज सागरजीको पनि आवाजमा आउँदैछ गजल, सत्य स्वरूप साहबको पनि आवाजमा। ये मेरे सौभाग्य की बात है, इतने महान सिंगर्स की आवाज में मेरी गजलें आने वाली हैं। अगर जिंदगी रही, किस्मत ने मौका दिया तो ये गजलें आएगी जरुर आएगी। हामीले सुन्न पर्छ ती गजलहरू। यहाँको कलम यति सशक्त छ, शायरी यति गजब हुन्छ। यो गजल गायन अहिले नेपाली हाम्रो गजल गायनहरूमा आएको एउटा मोड भनौँ, अलिकति गजल अलिकति वेस्टर्न इस्टर्न, जुन एउटा गजलको जुन गायकी हुनुपर्ने गायन हुनु पर्यो त्यसलाई अलि मोडिफाई भए जस्तो के भन्ने, त्यो प्रचलन बढेर गइरहेछ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? एउटा सायरको यसमा चाहिँ भनाइ कस्तो हुन्छ? नेपाली गजलमा यो आएको विकृति भन्ने कि त्यो गायनमा आएको विचलन भन्ने कि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु सर? इसको जवाब मैं ठ्याक्कै उर्दूमा दिउँ, अलिक सजिलो हुन्छ मलाई। प्लीज। देखिए, वक्त जब बदलता है और एक ही चीज हमेशा एक ढंग से नहीं रहती है, जब नए जमाने में वही चीज गजल आएगी तो नया रंग लेके आएगी, नया ढंग लेके आएगी। हम देखते हैं कि जो पहले जो शायर थे, आज से 100 साल 200 साल पहले शायर, तो उसके सामने जो घटनाएं होती थी, जो हादसात होते थे, जो वो फील करते थे, वो लिखते थे। आज के शायर हम जो महसूस करते हैं उस तरह से हम लिखते हैं, तो वो उनका लिखने का अंदाज, शायरी हम भी है, शायद वो भी कर रहे हैं, शायरी कर रहे हैं, तो लिखने का अंदाज हालात के हिसाब से बदल गए। उसी तरह से मैं सिंगर को भी देखता हूँ। जो पुराने सिंगर्स थे, उन्होंने जो गाया उसका कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं है। लेकिन आज के दौर में जो गजल गा रहे हैं, ये भी वक्त की जरूरत है। और अगर इसको आप अच्छी नजरों से देखेंगे तो इसमें बुराई क्या है, ये तो मैं अच्छा ही समझता हूँ। दूसरी बात है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं।
नए नए तजुर्बे होते हैं, कुछ एकदम से डिफरेंट करके गाने की कोशिश करते हैं। और अगर पब्लिक उसको पसंद करती है, श्रोता उसको पसंद करते हैं, तो वो चल जाता है। वरना जो नया एक्सपेरिमेंट है वो नहीं चलता है। तो बात हर चीज का मतलब यह है कि सिंगर बहुत ही मेहनत से करता है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट तरीके से कुछ न कुछ गाने की कोशिश करता है, लेकिन चलता वही है जिसे जनता पसंद करती है, लोग जिसे पसंद करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ न कुछ डिफरेंट तरीके से एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। एक ही चीज से लोग बोर हो जाते हैं। सही। और वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से बदलाव बिल्कुल जरूरी है। मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं। हाँ, वो बदलाव तभी साकार होता है और अच्छा माना जाता है जिसको पब्लिक पसंद करती है। गजल में भी बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे लोग पसंद कर रहे हैं। हमें इनको पॉजिटिव लेना चाहिए। मैं तो इसको पॉजिटिव वे में लेता हूँ। बहुत खूब। मैं एकदम सही कुरा भन्नुभयो। अब यो अहिले गजलको धार मुडेको भएर यहाँको एउटा सायरको धारणा कस्तो रहेछ भन्ने मेरो जिज्ञासा थियो। एउटा फेरि एउटा शेर सायरीको लागि मैले अनुरोध गरेँ, सुन्न मन लाग्छ कुरा भन्दा पनि मैले पहिले भनेको थिएँ। बहुत शुक्रिया। एक शबनम भनिन्छ त्यो ओस टुसा अँ थाहा छ। अनि हजुर, खतरा, खतरा भनेको चाहिँ थोपा हो कि थोपा। थोपा। त्यो त बुझ्छु। अँ। अनि जख्म भनेको घाउ, हो त्यसमा चाहिँ आउँछ। हजुर अनि हजुर। सिस्की पनि, सिस्कियौँ भन्ने चाहिँ एउटा शब्द आउँछ। अनि मान्छे रोइरहेको हुन्छ नि गरेर अँ अँ त्यो अँ आवाज ओके। निकाल्छ, त्यसलाई चाहिँ सिस्की भन्छ। त्यस्तै कुनै, बाँकी त सबै आसान र सरल शब्दहरू छन्। इसमें शबनमी कतरों ने मेरे जख्म धोए रात, अँ उसको थोपाले तुषार अँ कि शबनमी कतरों ने मेरे जख्म धोए, घाव धोए रात भर। अँ कि शबनमी कतरों ने मेरे जख्म धोए रात भर, आसमां की सिसकियों में हम भी रोए रात। अँ बहुत खूब। शबनमी कतरों ने मेरे जख्म। जख्म धोए रात भर, आसमां की सिसकियों में हम भी रोए रात भर। ताजगी जो सुबह में थी, ताजगी जो सुबह में थी, दिन उसे झुलसा गया। ताजगी, ताजापन, ताजगी जो हम्म, सुबह में थी, दिन उसे झुलसा गया। शाम ढलते आंखें नम, फिर से रोए रात। वाह वाह। शाम ढलते आंखें नम, फिर से रोए रात भर। और यो शेरमा चाहिँ तारिखको वाह वाह भन्न सकिन्छ। यो शेर चाहिँ, आउने वाला शेर चाहिँ एकदम खास छ कि हम्म, ताजगी सुबह में थी, दिन उसे झुलसा गया। शाम अँ ढलते आंखें नम, फिर से रोए रात भर। दिन उजाले रोशनी ने दाग कुछ ऐसे दिए। दिन उजाले रोशनी ने दाग कुछ ऐसे दिए, दाग धोते रह गए हम, फिर न सोए रात भर। ओ माय गॉड। कि इंशाल्लाह। दिन उजाले रोशनी ने दाग कुछ ऐसे दिए, दिन को उजालापन, रोशनी उजाला ने दाग कुछ ऐसे दिए, दाग धोते रह गए हम, फिर न सोए रात भर। और बादलों बरसात ने भी काम कुछ ऐसा किया। बादल, वो बरसात ने भी काम कुछ ऐसा किया। ऐसा क्या। बादल और बरसात ने भी काम कुछ ऐसा किया। दीद को तरसे नयन, बाट जोए रात भर। वाह क्या बात। दीद को तरसे नयन, बाट जो है रात भर। और मुद्दतों के बाद दो मजरूह दिल ऐसे मिले, दुईटा घाइते दिल। कि अहँ, मुद्दतों के बाद दो मजरूह दिल ऐसे मिले, दुई घाइते दिल यसरी भेटिन्छ अँ मुद्दतों के बाद। कि धेरै दिनपछि, कि मुद्दतों के बाद दो मजरूह दिल ऐसे मिले, जख्म गिनते रह गए हम, फिर न सोए रात। ओ माय गॉड। जसमा गिन्ते रहे एक सोने अर्काको रात चाहिँ भर। घाउ गनेर रात बित्यो, फेरि सुत्न सकेन रातभरि।
एक अर्काको घाउ नै गन्दा गन्दै रात बित्यो। आसमां की सिसकियों में हम भी रोए रात। वाह, बहुत खूब, एकदम आनन्द आयो। यहाँले पहिल्यै शब्दहरू अलिकति कठिन शब्दहरूको बयान गरिदिएको भएर गजल बुझ्नलाई पनि सबैलाई सहज भयो होला। धेरै शब्दहरू त मैले यसमा चाहिँ नि बुझेँ नि त्यति मलाई चाहिँ नि असर परेन। अलिकति उर्दू शब्द धेरै नेपालीहरूलाई नै आउन सक्छ, त्यो आशयले मैले अलिक कठिन शब्दको चाहिँ नि पहिल्यै यसरी अर्थाइदिनु भनेको थिएँ। एकदमै खुसी लाग्यो सर यो यहाँसँगको कुराकानीले। गजल वाचनमा यो वाचन कलाको चाहिँ नि भूमिका कतिको देख्नुहुन्छ? कति मान्छेले गजल राम्रो लेखे पनि वाचनले गर्दाखेरि अलिकति तल झरेको जस्तो भन्ने सुनिन्छ। यसमा चाहिँ मिर्जा गालिब साहबले एउटा शेर भन्नुभएको छ कि उर्दूमा बहुत ही फेमस छ कि है और भी सुखनवर दुनिया में बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और गालिबले साहबले यहाँ के भन्नुभएको छ, सुखनवर चाहिँ शायरलाई भनेको छ कि है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, मिन्स राम्रो शायरी गर्नेहरू लेख्नेहरू चाहिँ अझ धेरैजना मान्छे छन्। तर आफ्नो बारेमा उहाँ के भन्नुहुन्छ, कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बयां और अंदाजे बयां भनेको रिसाइटेसन, उहाँको चाहिँ वाचन शैली चाहिँ गजबको छ अरे गालिबको। अनि सायद गालिबको लेखाइमा त जति पावर थियो, जति राम्रो थियो, त्यति नै वाचन शैली पनि राम्रो थियो मिर्जा गालिबको। सायद त्यही भएर होला आजसम्म मान्छे चाहिँ उहाँको नाम तारिफ गर्छन्, नाम लिइरहेछन्। भनेपछि वाचन शैलीको पनि धेरै नै राम्रो प्रभाव पर्छ। वाचन शैली का मतलब मैं ये समझता हूँ कि जो शब्द आप बोल रहे हैं उसको आप महसूस भी करें, उसको फील करके बोले आप। अगर कुछ बोल रहे हैं कुछ और चेहरे पे वो एक्सप्रेशन नहीं है और लफ्जों में वो असर नहीं है, तो बात तो पहुंचती है लेकिन उतना ज्यादा असर नहीं करती है। तो वाचन शैलीको पनि धेरै राम्रो फरक पार्दो रहेछ जस्तो मलाई लागेछ। हजुरको भनाइ के छ? हजुर एकदम सही। तपाईँको गजल वाचन शैलीदेखि प्रभावित भएर मैले यो कुरा उठाएको हो। एकदमै मनदेखि शब्द शब्दलाई फिल गरेर यहाँले वाचन गर्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँबाट हामीले धेरै सिक्नुपर्छ गजल वाचन कला पनि। त्यो आशयले पनि वाचनको बारेमा मैले कुरा उठाएको हो। हामीले निर्धारित 1 घण्टाको समय भनेको थियौँ, करिब करिब हामीले 1 घण्टा यूं खत्म बनायौँ, सकायो, एकछिनमै गयो। फेरि एउटा म यहाँलाई गजल सुन्नलाई एउटा गजल, आखिरी गजल अनुरोध गर्छु, त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट छुट्टिन्छौँ। तपाईँले यसरी मौका दिनुभएछ, यसरी मौका पाएको छु। एउटा कुरा मैले यहाँलाई सोध्नु पनि छ, मैले बिर्सेँ। यहाँ चाहिँ नि नेपाल उर्दू नेपाल एकाडेमीको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। यसको बारेमा पनि अलिकति जान्न मन लागेको छ। यसले नेपाली साहित्य र उर्दू साहित्यलाई कसरी जोडिरहेको छ, कस्तो कुरा, यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, यो कुरा पनि जान्न चाहन्छु। त्यसपछि एउटा गजलको लागि अनुरोध। उर्दू एकाडेमी नेपालको स्थापना अराउन्ड 10 वर्ष जति भयो। उर्दू एकाडेमी नेपालमा धेरैजना स्कलर्सहरू छन्, जस्तै कि डॉक्टर अब्दुल मोबिन साहब, साकिब हारूनी साहब, जफर अहमद जफर साहब, सहर महमूद साहब, सकीना खान साहिबा, अब्दुल सलाम खान, सिराज अहमद फारूकी,
अब हाम्रो सोचाइ के थियो, उर्दूको भाषाको विकासको लागि केही न केही गरौँ भनेर त्यो चिज स्थापना भएको। तर बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाँदा, उर्दू सिक्ने सिकाउने प्रयास गर्दै जाँदा खासै हाम्रो मेन फोकस चाहिँ शायरीतिर गयो। अनि शायरीमा बिस्तारै अगाडि बढ्दाखेरि शीतल कादम्बनीजीको सहयोग, प्रोफेसर डाक्टर सनत कुमार अवस्थी साहबको सहयोग, चेतन चाचा साहबको सहयोग पाएँ हामीले। अनि अहिलेसम्म जति पनि हामी प्रोग्राम गरेका छौँ, नेपाली र उर्दू, हिन्दी पनि मिलाएर एउटै मञ्चबाट चाहिँ हामी प्रोग्राम गरेको। अनि मलाई के लाग्छ भने नेपालमा शायरीको जुन दुनिया छ, त्यो उर्दू शायरीको दुनिया नेपाली शायरीसँग एकदम मिलेर अगाडि बढिरहेको छ। अनि त्यसरी अगाडि बढेकोमा चाहिँ फाइदा छ। और इसी तरह से हम लोग प्रोग्राम करते आए हैं। महफिल काव्य उपासना हो, चाहे और भी दीगर जितने भी प्रोग्राम हैं, हम लोग एक साथ मिलकर प्रोग्राम करते आए हैं। और हम चाहते हैं कि आप एक भाषा के विकास के लिए अगर से आप काम करें, तो साथ में एक भाषा को समझने के लिए दूसरी भाषा की जरूरत पड़ती है। जब तक कोई दूसरा भाषा का आप सहयोग नहीं लें, एक भाषा को आप समझ नहीं सकते। तो इसीलिए आपको हर जुबान से, हर भाषा से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को समझने में आसानी होती है, दिल की बात दिलों तक पहुंचाने में आसानी होती है। सो अहिलेसम्म हामी त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको छौँ। एकदम राम्रो, सराहनीय काम। अब एउटा मैले फेरि शायरीको लागि हजुरलाई अनुरोध गरेँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। जिजर जाता है आग, एउटा हजुरलाई आरोप छ हाम्रो स्रष्टा शीतल कादम्बिनीको, यो चाहिँ मिठो, मतलब मिठो आरोप। जिधर जाता है आग लगाता है आदमी, उहाँले भन्नुभएको छ। लूट लिया आपने पनि भन्नुभएको छ उहाँले। ये तो शीतल जी की मोहब्बतें हैं जो आपसे भी मुलाकात हुई। सौभाग्यशाली जीले आग, आपने तो आग लगा दी भन्नुभएको छ। ये जो मोहब्बत भरी आग है, ये हमारे रिश्तों में गर्माहट बनाए रखे, कभी रिश्तों को ठंडा ना होने दे। और हम समझते हैं कि साहित्यिक दुनिया में शीतल कादम्बनी साहिबा, सौभाग्यशाली साहब, इन लोगों ने जिस तरह से प्रोत्साहन दिया है, जिस तरह से मोहब्बत करते हैं, यही चीज हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है। सही बात। मैं आपको कौन सी गजल सुनाऊं? एक गजल सुनिएगा कि समा गए हो रगों में मेरी लहू की तरह। समा जाना मतलब अंदर प्रवेश कर जाना, रगों में मतलब रग था वो तो लहू बने को रगत हो, कि समा गए हो रगों में मेरी लहू की तरह, जुदा ना होना कभी गुल से रंगो बू की तरह। गुल बने को फूल, फूल से जिस तरह रंग निकल जाते हैं, खुशबू निकल जाते हैं, इसी तरह कभी मुझसे जुदा नहीं हो जाना। कि समा तो गए हो रगों में मेरी लहू की तरह, जुदा ना होना कभी गुल से रंग बू की तरह। वो झूठ जिसके सहारे लिखी किताबे वफा, वो झूठ जिसके सहारे लिखी किताबे वफा, संभाल रखा हूं उसको भी आबरू की तरह, संभाल रखा हूं उसको भी आबरू की तरह। समझ सको तो समझ लो मेरे ताल्लुक, समझ सको तो समझ लो मेरे ताल्लुक को, कि तुमसे रिश्ता है देरीना आरज़ू की तरह, कि तुमसे रिश्ता है देरीना आरज़ू की तरह। और जरा सी चूक भी रिश्ते को तोड़ सकती, जरा सी चूक भी रिश्ते को तोड़ सकती है। फिसल गया जो कभी हाथ से सुबह की तरह, प्याली जो हाथ से फिसल जाती है किस तरह
हाँ, बहुत खूब। अब हामी जाँदा जाँदै एउटा एउटा मैले पनि यहाँलाई उर्दूमा लेख्ने कोसिस गरेको थिएँ, गजल भयो भएन, प्लीज प्लीज शब्द प्लीज आउँदैन। प्लीज। अनुमति भयो म एउटा सानो तर मैले म त अघिदेखि नै कोसिस गरेँ। भन्दा थियो तपाईँको पनि सुनौ, म त दाजुको फ्यान हो म त। होइन होइन, त्यस्तो हो कहाँ। म उर्दू आउँदैन मैले नेपालीमा भने चाहिँ उर्दू। नेपालीमा कति मिठो लेख्नुहुन्छ तपाईँ, हिन्दीमा अहिलेसम्म सुनाउनु भएको छैन। एकचोटि अलिकति हिन्दी उर्दू जे भए पनि त्यसमा चाहिँ सुनाइदिनुहोस् प्लिज। मलाई चाहिँ नि हजुरले गल्ती औँलाई दिनुपर्छ। म यो मौका मैले गवा गवा के भन्छ गुमाउन चाहिएन। उर्दू बोल्न खोजेको प्लिज। अड्किहाल्छु। केही छैन। अभी भी छलकती है आंखों में अमानत तेरी, अभी हाय भी हाय हाय। छलकती है आंखों अभी भी में छलकते हैं अमा आंखों में अमानत तेरी। हाँ हाँ। जलन सी होती है फिर मोहब्बत तेरी, हाय हाय अभी भी हाय। क्या बात छलकती है क्या बात आंखों क्या में बात, वाह अमानत वाह वाह। तेरी। कमबख्त जलन सी। कमबख्त ए सच खामोश क्यों नहीं बैठती, हाय हाय। कमबख्त ए याद ये सच। खामोश क्यों नहीं बैठती, पर्दे की बाहर क्यों आई फिर हकीकत तेरी। हाय हाय, पर्दे के बाहर क्यों आई हकीकत तेरी। वाह वाह ये वाह। कैसे उसकी तरह दौलत न न सही प्यार तो था, उसकी तरह दौलत नहीं, प्यार तो था। उसकी तरह दौलत न सही प्यार तो था, आज वो दवा बना और उसी की जरूरत तेरी। क्या बात, वाह वाह, लाजवाब। क्या मुबारक मिठो उस शायरी गर्नुहुन्छ तपाईँ। मुबारक वो साया बनकर तेरे साथ रहे, मुबारक वो साया बनकर तेरे साथ रहे। तेरे साथ मैं रहे। मैं तो खुद धूप हूँ, क्या करूँ शिकायत तेरी। हाय हाय, मैं तो खुद धूप हूँ क्या करूँ शिकायत तेरी। क्या तेरी मिठो लेख्नुहुन्छ तपाईँ त, ओहो, गजब खतरा। होइन मैले यो बहुत खरा है। उर्दू त मैं तो खुद धूप हूँ क्या करूँ शिकायत तेरी, यस्तो तेरी खतरा लेख्नुभयो तपाईँ। ओ वाह। मैले कोसिस गरेको, एउटा धेरै अगाडि लेखेको हो, कोसिस गरेको। अब यहाँहरूको साथ र सद्भाव भयो भने फेरि लेख्ने कोसिस गर्नेछु। अन्तमा साहब यहाँको यो समय, अमूल्य समय, यहाँको एकदमै अमूल्य यो शेर शायरी, यहाँको मिठो बानी जुन सुन्न पाए, त्यसको धित त अझै मरेको छैन। जाँदा जाँदै यहाँलाई सुन्ने यहाँको शुभचिन्तक, यहाँको फ्यानहरूलाई, यहाँलाई सुनिरहने व्यक्तित्वहरूलाई यहाँको केही भनाइ छ भने प्लिज कृपया। त्यसपछि हामी कार्यक्रमबाट बिट मार्छौँ। यो साथ र सद्भाव, यो मायाको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म सबैजनालाई नमस्कार भन्ने। गजल शायरी मन पराइदिनु भएको छ, खुसी लागेको छ। यही हौसलाले बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छु। तपाईँहरूको सहयोग यसरी नै पाउने आशा गर्दैछु। अनि एक दुईवटा कुरो चाहिँ के भन्न चाहन्छु त्यो शायरी मित्रहरूको लागि। शायरी हजुर। में सिर्फ काफिया, रदीफ, बहर, छंद ही काफी। शायरी एक फलसफे का नाम, मह्म, आपकी जिंदगी का फलसफा, रिश्तों का फलसफा, हालात के बारे में आपकी क्या सोच है, वो चीजें भी आनी जरूरी है। आप सिर्फ जो है बहर गुनगुना लिए, लफ्जों को जोड़ लिए। हाँ, ये मह्म, जरूरी है, इसके बगैर शायरी नहीं होती है। शायरी बिना बहर बिना छंद के नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। और मेरे जैसे हजारों शायर, जितने भी बड़े शायर हैं, सबका मानना है कि शायरी एक मीटर में होना चाहिए, काफिया रदीफ भी दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन ये काफी नहीं है। उसके लिए एक पुख्ता ख्याल, उम्दा सोच और गहराई में उतरने की जरूरत है। लिखने वालों के लिए तो मेरा ये मशवरा है। बाकी जितना भी आप अच्छा लिखते हैं, कम अच्छा भी लिखते हैं, या मैं जैसा भी लिखता हूँ, ये सब आप लोग पसंद करते हैं।
और आप ही की बदौलत हमारी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही है। अंत में मैं आपसे एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि न कृपया। दोस्ती किसी से न दुश्मनी कोई, हाँ। न दोस्ती किसी से न दुश्मनी कोई, गुजारता है भला यूं भी जिंदगी कोई। न दोस्ती किसी से न दुश्मनी कोई, जाने किसी। गुजारता है भला यूं भी जिंदगी कोई, कि जिसके यार की आंखें शराब जैसी हो, कि हाँ। जिसके यार की आंखें क्या आंखें शराब जैसी शराब हो, जैसे हो। जैसी हो शराब खाने में करता है मैं कशी कोई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभारी, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, शुक्रिया यो साथ सद्भावको लागि। मैले उर्दू बोल्न खोज्दाखेरि आज मेरो भाषा अलिकति कटाकटुक भयो। यसको लागि क्षमा चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको शेर शायरी, मिठो बोली, यहाँको गर्विलो भनाइ, यो सबलाई आत्मसात गर्दै आजको यो बसाइबाट छुट्टिन्छौँ। अर्को हप्ता अर्को संस्थासँग फेरि जोडिने कोसिसमा हुनेछौँ। हामी यसलाई युट्युबमा पनि राखेको हुनेछौँ। युएस नेपाल टुडे र बिआरटी नेपाल.com को फेसबुक पेजबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित थियौँ। अब चाहिँ नि यो कार्यक्रमबाट हामी छुट्टिन्छौँ। सबै दर्शक श्रोताहरूमा हार्दिक नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते, म राजेश हमाल। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ BRT Nepal.com।